Welcome back, friends, to the Land Law series. This is RERA Act 2016. In today's video, we are going to study Chapter 3, that is Section 11 to Section 18, which contains functions and duties of the promoter. This video series is prepared by myself, Advocate Kushal Sawan. सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 18 तक सारे सेक्शन वन बाय वन मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. Friends, this video is useful for all the people who are related or working in the real estate sector. जो भी बायर्स है, सेलर्स है, प्रमोटर्स है, उन सबको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है रेरा एक्ट के रिगार्डिंग. या यंग लॉयर्स हो सकते हैं जिनको प्रैक्टिस करना है रियल इस्टेट में, या एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. सब के लिए ये बेसिक वीडियो मैं आपके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ. सो अगर ये वीडियोज़ आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. आगे भी सारे वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं. और अगर आपको कोई सजेशंस देना है तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो. सेक्शन 11, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रमोटर को कंपल्शन किया गया है कि उसका प्रोजेक्ट उसने रजिस्टर करवाना है. नाउ अपॉन रजिस्ट्रेशन ही विल बी गिवन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जिसका यूज़ करके वो क्रिएट कर सकता है वेबसाइट ऑन द अथॉरिटी के वेबसाइट पर, जहाँ पर वो सारे डिटेल्स वो यहाँ पर एंटर करेगा उसके प्रपोज प्रोजेक्ट के, जो पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल होंगे. यानी यहाँ पर कोई धोखाधड़ी या कोई फ्रॉड क्रिएट करने का जो चांसेस है ये मिनिमम कर दिया गया है. जो भी आप लोग खुद इन्फॉर्मेशन डालोगे ऑनलाइन वेबसाइट पर वो सारी लोगों के लिए अवेलेबल होंगी. उसका सारा स्क्रूटिनाइजेशन जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये रेरा अथॉरिटी करेगा, जिससे जो प्रमोटर है ये किसी भी तरह का फ्रॉड जो है कंज्यूमर के साथ ना करे. ठीक है. सो पब्लिक व्यूइंग के लिए उसने क्या क्या डिटेल्स डालने, तो डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, quarterly up to date the list of number and types of apartment which are booked and garages are booked. ठीक है, कितने बुक हुए, कितने अवेलेबल हुए हैं, ठीक है, कितने बाकी है, रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स होने चाहिए. लिस्ट ऑफ अप्रूवल टेकन्स एंड द अप्रूवल्स विच आर पेंडिंग, अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना % प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, इतने फ्लैट्स कंप्लीट हुए, इतने बाकी है, 30%, 40%, and all other information and documents as may be specified by the regulation made by the authority. वो सारे information document उन्होंने present करना है, details डालने हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर. देन सेकेंड ड्यूटी एंड फंक्शन है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉस्पेक्टस बनाया जाएगा प्रमोटर की तरफ से, तो उस प्रॉस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट में उस वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, ताकि जो बायर है, जो अलॉटी है, कंज्यूमर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रॉस चेक कर सके अथॉरिटी के वेबसाइट से. द प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बुकिंग के वक्त या अलॉटमेंट लेटर इशू करते वक्त उन्होंने अलॉटी को ये फॉलोइंग चीज़ें अवेलेबल करानी है. कौन कौन सी चीज़ें? Sanction plan, layout plan, and along with the specifications approved by the competent authority should be displayed at the site or other such place as may be specified. उनका जो एग्जीबिशन होता है, उनका जो बुकिंग ऑफिस होता है, वहाँ पर ये सारे डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले पर होने चाहिए. ठीक है. द स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फेज 1 कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, विंग 1, विंग 2, एवरीथिंग शुड बी गिवन इन डिटेल. कंप्लीशन कितने टाइम में होगा, वो सारे प्रोविजंस क्या होंगे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज, सोलर पावर, कुछ सोलर पैनल का क्या क्या है, गार्डनिंग क्या क्या है. ठीक है. वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल कैसे किया जाएगा वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स भी वहाँ पर होने चाहिए. नाउ द प्रमोटर शाल, duties and function number 4, the promoter shall be responsible for all the obligation, responsibilities and functions अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. इस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर जो भी ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस है वो प्रमोटर ने अच्छी तरह से या प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट करना है. ठीक है. या एज पर अग्रीमेंट जो डिसाइडेड किया गया है वो सारी चीज़ें उसने परफॉर्म करनी है टिल द कन्वेंस ऑफ ऑल द अपार्टमेंट प्लॉट्स एंड बिल्डिंग इज डन. ठीक है. या जब तक कॉमन एरिया का पूरा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को हैंड ओवर नहीं किया जाता, उसका कन्वेंस नहीं हो जाता, तब तक ये सारे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन प्रमोटर ने परफॉर्म करने हैं. ठीक है. नाउ अब जब तक कन्वेंस नहीं होता तब सारे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन परफॉर्म करने हैं. बट अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का अगर कोई मामला है तो इट शैल कंटिन्यू इवन आफ्टर द कन्वेंस डीड. ठीक है. ये हम लोग अगले वाले एक्ट में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन दी गई है वो 5 ईयर्स के लिए दी गई है.
ठीक है। बाकी सारे जो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो कन्वेंस डीड तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की रहेगी। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रमोटर की है। ठीक है। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीज सर्टिफिकेट, अगर वो लैंड लीज पर ली गई है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स लेके आना। ठीक है। वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का क्या है लीज का, वो सारे डिटेल्स जो है वो प्रमोटर ने अलॉटीज को देने हैं। ठीक है। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल द टेकिंग ओवर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द एसोसिएशन। जब तक एसोसिएशन फॉर्म नहीं होता तब तक जो भी इसेंशियल सर्विसेज है, जो भी अलॉटीज अभी तक बेचे गए फ्लैट्स वगैरह, तो उनको वो इसेंशियल सर्विस देना, उसको मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है। ठीक है। जब एसोसिएशन फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद वो एसोसिएशन सोसाइटी वो उसका देखभाल करेगी। ही शैल द प्रमोटर शैल एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फॉर्म करने में उसने पूरा उसका योगदान, जो पार्टिसिपेशन है वो करना है। ठीक है। अब कितने टाइम में एसोसिएशन सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है, तो जो अगर लॉ स्पेसिफाई अगर करता रहेगा उस स्टेट का लॉ तो ठीक, अदरवाइज जब मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज अगर बुक हो चुके हैं फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, तो विद इन 3 months उन्होंने एसोसिएशन सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर देना है। The promoter shall execute the registered conveyance deed of the apartment plot building in the favor of allottee along with the undivided portion of the title in the common area. Common area में जो undivided portion है वो, या उसका जो उसने अलॉटी ने जो अपार्टमेंट बिल्डिंग प्लॉट खरीदा हुआ है वो, उसका उसने कन्वेंस डीड करा के देना है। ठीक है। पे ऑल द आउटगोइंग्स अंटिल ही ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजीशन, जो भी खर्चे होते हैं फिजिकल पोजीशन देने से पहले। आउटगोइंग्स क्या होते हैं? लैंड कॉस्ट, ग्राउंड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह वगैरह, मॉर्गेज, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उसके जो भी चार्जेस है, जब तक फिजिकल पोजीशन उसका ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक के जो चार्जेस है वो प्रमोटर ने खुद अपने जेब से देने हैं। इफ़ द प्रमोटर फेल्स टू पे, अगर वो पे नहीं कर पाता है और प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो वहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ही शैल बी लाइबल टू पे इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है। तो प्रोजेक्ट भले ही ट्रांसफर हो चुका है बट उसके पहले अगर उसको कोई देना रहेगा, पैसे अगर पेंडिंग होंगे, तो प्रोजेक्ट ट्रांसफर होने के बाद भी वो उसकी जिम्मेदारी कि उसने टाइम पर उसको चुकाना है। ठीक है। नहीं है तो प्रॉपर उसके ऊपर पीनल चार्जेस वगैरह लग के लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए उसने रेडी रहना है। नाउ आफ्टर ही एग्जीक्यूट्स द एग्रीमेंट ऑफ सेल, उसने कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं लेना है। ठीक है। कोई ज़मीन वगैरह जो है मॉर्गेज नहीं करनी, क्योंकि अभी तो उसका राइट वहाँ पर कम हो गया, अलॉटीज को कन्वेंस्ड हो चुका है। ठीक है। तो अगर पहले का अगर कोई मॉर्गेज वगैरह लिया रहेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है उसको फुलफिल करना। बाद में उसने कोई ऐसा कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं लेना है जिससे जो राइट है अफेक्ट हो सकता है अलॉटीज का। ठीक है। इट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटीज, कोई भी मॉर्गेज या चार्जेस अगर उसने लिए है तो। ठीक है। सो द प्रमोटर मे कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल। अगर कोई अग्रीमेंट जो है टर्म्स उसके फुलफिल नहीं कर पाता है तो वही रीज़न से उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई रीज़न से उसका अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होगा। अगर कोई रीज़न से अगर वो अलॉटमेंट कैंसिल करता भी है तो जो अलॉटी है वो अथॉरिटी के पास जा सकता है रिलीफ के लिए कि ये रीज़न से इन्होंने मेरा अलॉटमेंट कैंसिल किया, तो वो रीजनेबल नहीं है वगैरह, वो अपनी बात रखेगा, फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। द प्रमोटर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन ऑल सच अदर डिटेल एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी। देन उसके बाद आता है सेक्शन 12, ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग द वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। वेरासिटी ऑफ रिगार्डिंग ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग वेरासिटी का मतलब क्या है कि वो जो भी प्रोमिसेस करता है या जो भी रिप्रेजेंट करता है अपने एडवर्टाइजमेंट में, प्रोस्पेक्टस में, वो उसने बराबर उसी तरह से डिलीवर करना है। अगर वो उसको प्रॉपर डिलीवर नहीं करता है, अगर वो जो वो इन्फॉर्मेशन देता है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ठीक है, और उसके बेसिस पर कोई बुकिंग आती है, एडवांसेज या डिपॉजिट पे करता है कि मैं आपको ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, नोटिस एडवर्टाइजमेंट प्रॉस्पेक्टस में उसने इस तरह से अपनी चीज़ें दिखाई थी बट वैसे है नहीं, और ये वजह से अगर कोई अलॉटीज़ का लॉस या डैमेजेस अगर उसको होता है तो उसको वो कंपेंसेट करना होगा। ठीक है। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत सर्विस का कोई यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है। If the person affected by such incorrect and false statement
इंटेंट्स टू विड्रॉ, अगर उसको बाद में पता चलता है कि भाई गलत मुझे चीज रिप्रेजेंट किया गया था, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बाय नहीं करना है, तो प्रमोटर ने क्या है, उसका जो सारा उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जो एडवांसेस दिया था अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट, उसको वापस देना होगा, अदरवाइज लॉस एंड डैमेजेस देने होंगे। ठीक है, तो गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, जो है वैसे ही दिखाना है। नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय द प्रोमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट ऑफ सेल। जब तक अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं होता तब तक कोई एडवांस एंड डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 13, द प्रोमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट द सम मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा अगर पेमेंट अगर वसूल करता है, लेता है, ठीक है, टू द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट एंड बिल्डिंग, सो एज एन एडवांस पेमेंट without first entering into a written agreement of sale, and that written agreement of sale should be रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा एक तो वो ले नहीं सकता, अगर 10% से ज़्यादा अगर उसने लिया है कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट का एडवांस, तो उसने रिटर्न अग्रीमेंट ऑफ सेल करना है, और जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है सारे बायर्स एंड परचेसर्स को कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, उनके पैसे जो है सिक्योर रहे। अब एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे, किस फॉर्म में होगा, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, जैसे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है उसमें कितने अपार्टमेंट है, क्या है, सारे स्पेसिफिकेशंस होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क क्या होने वाले, डेट एंड मैनर और बाय विच द पेमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट विल बी गिवन, या जो अलॉटी है वो आगे और कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला है, पोजीशन उसको कब मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी, 1 साल 2 साल। ठीक है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है प्रमोटर या अलॉटी, तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो वो सारे कमिटमेंट्स जो दोनों तरफ से इम्पॉर्टेंट है टू फुलफिल द ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पर अग्रीमेंट ऑफ सेल में होने चाहिए, यानी कल जाके कोई गलत तरीके से कोई ट्रांजैक्शन ना करे या फ्रॉड या कोई गलत काम ना हो। नाउ सेक्शन 14 कहता है कि अभी अग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज प्रोवाइडेड। नाउ द प्रमोटर शुड अधेरेंस टू सैंक्शन प्लान प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर। प्रमोटर ने जो सैंक्शन प्लान के हिसाब से ही आगे अपनी डेवलपमेंट करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन क्या कहता है, द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शैल बी डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस विद द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो अलॉटी ने अग्रीमेंट ऑफ सेल के वक्त उसने देखे उसको वो मिले हुए। ठीक है, आफ्टर द सैंक्शन प्लान एंड लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, जो भी फिटिंग एम्यूनिटीज़ कॉमन एरियाज बिल्डिंग होगा एज पे बी अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसने देना है। ठीक है, द प्रमोटर शैल नॉट मेक एनी एडिशंस एंड अल्ट्रेशंस, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। विदाउट कंसेंट लिए कोई भी जो डिसाइडेड प्लान है, डिसाइडेड चीज़ें जो तुम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, मेजर कोई चेंजेस तो होंगे ही नहीं विदाउट प्रीवियस कंसेंट, प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर मे मेक सच माइनर एडिशंस एंड अल्ट्रेशन। अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई माइनर एडिशन एंड अल्ट्रेशन अगर करना है, एज मे बी नेसेसरी ड्यू टू आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल रीज़न, तो उसको पहले वेरीफाई करना होगा ऑथराइज आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के साथ, और प्रॉपर इंटीमेशन देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा अलॉटीज को कि ये रीज़न से ये चेंजेस मैं करा रहा हूँ जो कि नेसेसरी है, तो आपकी परमिशन मुझे चाहिए। माइनर एडिशन एंड अल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हो। एनी अदर अल्ट्रेशन एडिशन, माइनर के अलावा विदाउट परमिशन एनी अल्ट्रेशन, तो विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द अलॉटीज, कोई भी इसके अलावा एडिशन एंड अल्ट्रेशन नहीं हो सकते अदर देन द प्रमोटर और रिलेटेड टू हिम। यानी प्रमोटर के जो खुद के फ्लैट्स है वो नहीं काउंट नहीं किए जाएंगे, जो भी बाकी सारे दूसरे प्रमोटीज है उनमें से 2/3 लोगों को पूछ कर ही, रिटर्न कंसेंट लेकर ही बाकी सारे अल्ट्रेशन एडिशन किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो वोटिंग होगा 2/3 का, तो एक फ्लैट एक अलॉटी ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा। एक फ्लैट में अगर 2-3 परचेसर से एक साथ पार्टनरशिप में बाय करते हैं तो हर एक का कोई एक एक वोट नहीं रहेगा, एक फ्लैट एक या एक अपार्टमेंट एक ऐसा होगा तो एक वोट उसको मिलेगा। नाउ इन केस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का अगर काम होगा तो जो प्रमोटर है उसकी जिम्मेदारी आगे भी कंटिन्यू करती है। ठीक है, सो इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और एनी अदर डिफेक्ट ऑफ वर्कमैनशिप, क्वालिटी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ब्रॉट टू द नोटिस, पता चलता है विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के अंदर अगर इस तरह के कोई क्रैक्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है,
ठीक है। सीलिंग सीलिंग के ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजीशन देने के बाद 5 साल तक इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट, उसको सुधारने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी, ठीक है। तो वैसा नोटिस देना होगा और विद इन 30 days ही शुड करेक्ट हिज रेक्टिफाई द डिफेक्ट, और अगर वो फेलियर करता है, रेक्टिफाई नहीं करता, उसको सुधारता नहीं है, तो एग्रीड अलॉटीज जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ये नोटिस देंगे, नोटिस देने के विद इन 30 days ही शुड रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स। अगर वो नहीं करता है तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कंपेंसेशन डिमांड करेंगे। नाउ ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू थर्ड पार्टी। अभी आज समझो एक प्रमोटर है, उसने बिल्डिंग बनाई, उसको कोई ट्रांसफर करना है किसी और बिल्डर को, तो क्या वो कर सकता है क्या? तो येस कर सकता है। द प्रमोटर शैल नॉट ट्रांसफर और असाइन द मेजॉरिटी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू द थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द रिटर्न कंसेंट ऑफ द 2/3 अलॉटीज। 2/3 अलॉटीज की परमिशन के बाद ही वो अपने बिल्डर एज अ बिल्डर के जो राइट्स है, प्रमोटर के राइट्स है, वो उसको ट्रांसफर करेगा, किसी और को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। अप्रूवल भी लेना होगा अथॉरिटी का, उसके बाद ही वो ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर करने के बाद जितने भी अलॉटमेंट अभी तक सेल हुए उनका कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी एनी इन इफेक्ट, वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। बस बिल्डर चेंज हो रहा है, उसका दोस्त, उसका पार्टनर वो टेक ओवर कर रहा है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द 2/3 पार्टी अलॉटीज ने अगर कंसेंट दे दी या अलॉटीज ने भी अप्रूवल कर दिया तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हैंड ओवर। अभी ऑन ट्रांसफ़र जितने भी बीइंग परमिटेड, तो जो इंटेंडिंग प्रमोटर है यानी जो नया वाला जो टेक ओवर करने वाला है, वो उसकी इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी होगी, पिछले वाले की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो नया वाला है वो अपनी जिम्मेदारी पर प्रोजेक्ट अपने पास हैंड ओवर करवा ले, वो बाकी सारे ऑब्लिगेशंस जो है पेंडिंग करेगा जो पिछले वाले प्रमोटर ने किए हुए थे एग्रीमेंट ऑफ सेल में, ठीक है। तो ऑल दोज ऑब्लिगेशंस जो पिछले वाले प्रमोटर के ऊपर लागू हो रहे थे वो नए वाले जो प्रमोटर है उस पर भी लागू होंगे, वो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर हैंड ओवर होता है तो उससे एक्सटेंशन ऑन टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टाइम पर कोई यहाँ पर असर नहीं होगा, तुम आपस में एक बार ट्रांसफ़र करो या 2 बार ट्रांसफ़र करो, इट डजेंट मैटर। जो टाइम पहली बार डिसाइड हुआ था एग्रीमेंट ऑफ सेल के वक्त, वैसे ही उसी के हिसाब से आपको पोजीशन देना होगा, ठीक है। अगर कोई इफ़ देर आर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच एंड डिले, तो जो नया वाला प्रमोटर है वो पूरी तरह से लाइबल रहेगा, वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि कितना % बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और उसने हैंडओवर करते वक्त उसने ये मंजूरी की है। अलॉटीज़ को इससे कोई लेना देना नहीं है। Now, obligations of promoter regarding insurance and real estate project, तो promoter shall obtain all such insurances जो भी necessary है, तो उसमें टाइटल ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन वगैरह ये तो आने ही है, बट बाकी सारे इंश्योरेंस भी वो निकाल सकता है, ठीक है। जो भी प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो प्रमोटर ने पे करना है, ठीक है। बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ द इंश्योरेंस ऑल द प्रीमियम शुड बी पेड। द इंश्योरेंस शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ एन अग्रीमेंट ऑफ सेल, जब अग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाएगा तो उसके बाद इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाएगा। वंस द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन इज डन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस शुड बी हैंडेड ओवर टू द अलॉटीज एंड द एसोसिएशंस, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 16। Then the transfer of title, the promoter shall execute the registered conveyance deed in the favor of allotee, ठीक है। एक बार बिल्डिंग खत्म हो गई, फिजिकल पोजीशन देने से पहले कन्वेंस डीड करवाना कंपलसरी है, ठीक है। अलॉटी के फेवर में उसका अपना अपना कन्वेंस डीड होगा, ठीक है। और जो भी उसका अनडिवाइडेड पोर्शन है कॉमन एरिया में उसके रिगार्डिंग कन्वेंस डीड होगा, ठीक है। या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी है उनके फेवर में बाकी सारे कॉमन एरिया का कन्वेंस डीड होगा, ठीक है। एंड हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द कॉमन एरिया टू द सोसाइटी, ठीक है। अब ये टाइटल कितने टाइम में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए? तो वंस द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशूड, ठीक है, in the absence of any local laws, the conveyance deed in the favor of allotee should be made within the 3 months from the occupancy certificate. Occupancy certificate आ गया तो उसके within 3 months में allottees के फेवर में conveyance deed कर देना है, टाइटल ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। Now, after obtaining the occupancy certificate and handing over the physical possession, ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस अलॉटी को वो प्रेजेंट कर दे, ठीक है।
तो विद इन 30 days आफ्टर द ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द अलॉटीज. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपेंसेशन. ठीक है, इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और अनेबल टू गिव द पोजीशन, ठीक है, ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट बिल्डिंग, तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अग्रीमेंट, अगर वो अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, ये केस में या फिर ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हिज बिजनेस, अगर वो बिल्डर था वो बिल्डर अभी नहीं है या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, दिवाला निकल गया, या उसका सस्पेंशन हो गया, रिवोकेशन हो गया उसके रजिस्ट्रेशन का, तो जो अलॉटीज है वो उस प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकते हैं, सब्जेक्टेड टू उनको उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट जो भी डिसाइडेड किया गया था. ठीक है, या फिर जो भी कंपेंसेशन है वो उनको पे कर दिया जाए. तो कंपेंसेशन या उनकी जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट रेट उनको वापस दिया जाएगा. अगर प्रमोटर जो है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन अपने ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करता, या उसका बिजनेस बंद हो जाता है, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, तो वो सारे पैसे विद इंटरेस्ट एंड कंपेंसेशन देना होगा. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अलॉटी डज नॉट इंटेंड टू विदड्रॉ, अगर अलॉटी को उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकलना है तो उसको वैसे इंटरेस्ट रेट देना होगा फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले टिल द हैंडलिंग ओवर ऑफ द पोजीशन. जब तक पोजीशन उसको नहीं मिलता, डिसाइडेड टाइम के बाद जितना लेट होगा पोजीशन, उसको पूरा इंटरेस्ट रेट देना होगा. अगर उसको रुकना है तो, अगर नहीं रुकना है तो उसको उसका वापस पैसा देकर वो बाहर भी निकल सकता है. नाउ द प्रमोटर शैल कंपेंसेट इफ कॉज्ड बाय हिम ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड. अगर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड है तो ये प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि अलॉटीज़ का जो भी नुकसान हुआ है वो उनको वापस कर दे या वैसे उनको कंपेंसेशन पे कर दे. और इस केस में कोई लिमिटेशन का टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई दिया गया नहीं है. किसी भी टाइम पर जब भी कोई लैंड का टाइटल का डिफेक्ट होगा, समझो हैंड ओवर करने के 5 साल बाद, 10 साल बाद, सो देयर इज़ नो लिमिटेशन टाइम, यहाँ पर कोई बार नहीं किया गया है. कभी अगर इशू अगर होता है तो उसके बाद वो उसको कंपेंसेशन देना होगा. इफ़ द प्रमोटर फेल्स टू डिस्चार्ज एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस और अदर ऑब्लिगेशंस, he is liable to pay such compensation to the allotee according to the manners and obligations of this act. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर है ये यहाँ पर मैं एंड करता हूँ. अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियोस आप ज़रूर देखें. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू प्रैक्टिस इन द रियल इस्टेट, या फिर आप लोग रियल इस्टेट से किसी ना किसी तरह से अगर इन्वॉल्व हुए, तो ये सारे वीडियो सीरीज़ एंड ये सारे चैप्टर्स आपको समझना, अंडरस्टैंड होना नेसेसरी है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.